सुनीता के घर पर चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी और उधर मालती की आहट सुनीता के घर के बाहर हो चुकी थी। उसने सुनीता के घर की तरफ बढ़ना भी शुरू कर दिया था और तभी चंद्रकला की दाहिनी आंख फड़कने लगी। ये देखकर चंद्रकला कुछ चिंतित हो गई थी। उसे कहीं ना कहीं अंदेशा हो चुका था कि सुनीता के घर पर कोई ना कोई संकट जरूर मंडरा रहा है। उसने मन ही मन कहा, हे काली माँ, सबकी रक्षा करना। उसने इतना कहा ही था कि तभी एक बार फिर ढोलक की और गीत की आवाजें आना बंद हो गई और एक बार फिर से घर में सन्नाटा पसर गया। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। चंद्रकला को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। तभी उसने देखा कि सुनीता की सास और ससुर दौड़ते हुए घर के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, पर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं बल्कि हल्की सी खुशी की झलक थी। चंद्रकला देखना चाहती थी कि आखिर कौन आया है। वो उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजे पर पहुंचकर ये देखकर चौंक गई कि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि यामिनी, योगेंद्र, राघव, नंदिनी और छाया थे। चंद्रकला ने मन ही मन कुछ चिढ़ते हुए कहा, लो, संकट की आहट हुई और दरवाजे पर साक्षात संकट ही आ गया। पर ये यामिनी यहाँ क्या कर रही है? पर गांव के लोग चंद्रकला को देखकर जितने क्रोधित और दुखी हुए थे, हवेली के लोगों को देखकर उतने ही ज्यादा आश्चर्यचकित हुए थे। सब लोग यही सोच रहे थे कि हवेली के लोग यहाँ पर एक नीची जात के गोद भराई की रस्म में। लोगों में ये सब बातें चल रही थी कि तभी राधे श्याम और उनकी पत्नी हाथ जोड़ते हुए दोनों के पास पहुंचे और राधे श्याम जी ने काफी उत्साहित होकर कहा, अरे मालकिन, अहो भाग्य हमारे कि आप सब हमारे घर पहुंचे। राधे श्याम जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहे, तो यामिनी ने ही सामने से ताना मारते हुए कहा, हाँ राधे श्याम जी, अब आपने गिरधर चाचा से न्योता भिजवाया था तो आना तो था ही ना। राधे श्याम जी ने थोड़ी शंका के साथ कहा, वो क्या है मालकिन कि आज तक हवेली से हमारे यहाँ कोई आया नहीं ना, तो हमें लगा कि आप लोग आज भी नहीं आएंगे। इस पर पीछे खड़े योगेंद्र ने कहा, अरे राधे श्याम जी, आज तक नहीं आए हैं तो क्या हुआ, आ तो सकते ही है ना। तो आज से आप लोगों के हर काम और समारोह में शरीक होंगे हम। तभी योगेंद्र के बगल में खड़े राघव ने मजाक करते हुए कहा, हाँ, अगर आप न्योता नहीं भी भेजते तभी भी हम आ जाते। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे और राधे श्याम जी ने कहा, नहीं नहीं छोटे मालिक, कैसी बात कर रहे हैं आप, आपके घर तो सबसे पहले न्योता भिजवाएंगे। आइए आइए, अंदर आइए। और सब लोग अंदर की तरफ आने लगे और चंद्रकला दूर से ये सब तमाशा देख रही थी। वो जानती थी कि यामिनी ये सब बस अपनी और राघव की छवि सुधारने के लिए कर रही है। तभी अंदर जाते जाते यामिनी की भी नजर चंद्रकला पर पड़ी और ये देखकर यामिनी को बहुत गुस्सा आया और वो मन ही मन बोली, एक रुताली गोद भराई में क्या कर रही है? जहाँ भी जाओ ये चंद्रकला तो हमेशा तैयार ही मिलती है और गांव वालों का भी दिमाग फिर गया है। एक रुताली को भला गोद भराई में कौन बुलाता है? उसका मन तो हुआ कि चंद्रकला को अभी यहाँ से निकलवा दे, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो गांव वालों की नजरों में उसकी छवि सुधरने के बजाय और बिगड़ जाएगी। ये सोचकर यामिनी बिल्कुल चुप ही रही और चंद्रकला को घूरते हुए अंदर चली गई। उधर छाया का भी ध्यान नीति की तरफ गया और वो भी दौड़कर नीति के पास चली गई। नीति भी छाया को देखकर बहुत खुश हुई और अब नीति, छाया और पूजा तीनों साथ मिलकर खेलने लगे। घर में फिर से गीत संगीत शुरू हो गया। यामिनी अंदर सुनीता के पास गई जहाँ सुनीता तैयार हो रही थी और सुनीता को महंगा सा उपहार भी दिया। और उधर योगेंद्र और राघव भी घर के काम में राधे श्याम जी और सुरेश का हाथ बटाने लगे। राधे श्याम जी राघव को काम करते देख राघव के पास आए और राघव से कहा, छोटे मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? ये सब काम करके आप हमें शर्मिंदा ना करें।
राघव ने जवाब देते हुए कहा। क्यों राधे श्याम जी, क्या सुनीता मेरी बहन जैसी नहीं है? और एक भाई अपनी बहन की गोद भराई में काम नहीं करेगा तो कब करेगा? ये सुनकर राधे श्याम जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और राघव ये कहकर वापस अपने काम में लग गया। लेकिन ये सब करके यामिनी और राघव का तीर सही निशाने पर लगा था। दोनों ने गांव वालों का दिल जीत लिया था। सबकी जुबान पर अब दोनों की तारीफों के पुल बंधे हुए थे और वहां खड़े 3-4 लोग आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, भाई भाग्यशाली हैं हम कि यामिनी जैसी औरत हमारे गांव की सरपंच है, जो ऊंच नीच में कोई फर्क नहीं करती। तभी किसी दूसरे आदमी ने पहले की बात में हामी भरते हुए कहा, सही कह रहे हो भाई। जब पहली बार सुना कि एक औरत और सरपंच, तो शंका हमारे मन में भी उठी थी, लेकिन अब तो हमें लगता है यामिनी मालकिन ने रामनाथ जी को भी पीछे छोड़ दिया। ये सुनकर तीसरा भी बीच में बोल पड़ा, बिल्कुल सही बात है, और यही गलती तो हम राघव को मौका नहीं देके करने वाले थे। लेकिन देखो, जब मौका दिए हैं तो कितनी मेहनत और लगन से गांव वालों की सेवा में लग गया है। और बाकी लोगों ने भी इस बात का पूरा समर्थन दिया और ऐसी ही बातें घर के हर कोने में हो रही थी। इसी बीच यामिनी बाहर आकर योगेंद्र को ढूंढने लगी और जब योगेंद्र दिखाई दिया तो उसे एक कोने में लेके गई और कहने लगी, क्या भैया, सिर्फ उपाय ही बताएंगे कि उस पर अमल भी करेंगे? योगेंद्र को कुछ समझ नहीं आया कि यामिनी किस बारे में बात कर रही है, तो उसने यामिनी से पूछा, किस बारे में बात कर रही हो यामिनी, कैसा उपाय? इस पर यामिनी ने अपना सर पकड़ लिया और थोड़ा चढ़ते हुए कहा, कल क्या कह रहे थे? जब चंद्रकला के घर पर कोई नहीं होगा तो अपने आदमियों को उसके घर में किताब ढूंढने के लिए बोल दूंगा। यामिनी के ये कहने पर योगेंद्र को भी याद आया। यामिनी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तो अब किसका इंतजार कर रहे हो भैया? चंद्रकला यहाँ पर है, नीति बाहर खेल रही है और जब तक गोद भराई चलेगी चंद्रकला घर जाने वाली है नहीं। तो आपके पास खूब समय है, तो जाइए और अपने आदमियों को काम पर लगा दीजिए। योगेंद्र ने जवाब देते हुए कहा, सही कह रही हो बहना, अभी जाता हूँ और अपने आदमियों को बोल के आता हूँ। योगेंद्र ये कहकर बाहर निकलने ही वाला था कि तभी एकाएक बहुत तेज आंधी चलने लगी। आंधी इतनी ज्यादा तेज थी कि धूल के बवंडर बनने लगे थे। वहां खड़े लोग अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। यामिनी और योगेंद्र भी दोनों बाहर ही खड़े थे। आंखें खोलना तो दूर, दोनों अपनी जगह पर टिक नहीं पा रहे थे। योगेंद्र और यामिनी को वापस वही समय याद आ गया जब इन लोगों ने मालती का दरवाजा खोला था। तब ऐसे ही आंधी चली थी। छोटा मोटा सामान तो आंधी में उड़ने लगा था। लोग जल्दी जल्दी बाहर का बड़ा सामान अंदर रखने लगे थे। बाहर का मुख्य दरवाजा जोर जोर से आपस में भिड़ रहा था और जोर जोर से खुल रहा था और बंद हो रहा था। बाहर लगा तंबू उड़ने लगा था, जिसे देखकर उसमें खेल रहे सब बच्चे इतने ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने या तो एक दूसरे को पकड़ लिया या जमीन पर बैठ गए। ये सब देखकर सब लोग चिंतित हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है? मौसम तो बिल्कुल साफ था, ये आंधी कैसे आई? योगेंद्र ने डरते हुए यामिनी से पूछा, यामिनी, इतनी भयंकर आंधी? डर तो यामिनी भी गई थी, पर फिर भी उसने योगेंद्र को हौसला देते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जाओ और जो काम बोला है वो करके आओ। और योगेंद्र वहां से उस आंधी के बीच ही निकलता है और यामिनी वापस अंदर चली जाती है। चंद्रकला भी ये देख के डर गई और सोचने लगी कि ये एकदम से आंधी कैसे आ गई, जबकि मौसम तो बिल्कुल साफ था। लगता है मेरा अंदेशा गलत नहीं था, जरूर कोई ना कोई संकट मंडरा रहा है सुनीता के घर के ऊपर। वो उस कमरे के बाहर जाकर देखना चाहती थी कि कहीं आसपास कोई काली शक्ति तो नहीं है, पर इस डर से वो बाहर नहीं निकल सकी कि कहीं वो बाहर निकली और सुनीता की नजर उस पर पड़ गई तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा और सब लोग उसे और सुनीता को बहुत भला बुरा सुनाएंगे। यही सोचकर वो अंदर ही बैठी रही और चंद्रकला का अंदेशा बिल्कुल गलत नहीं था।
मालती का काला साया अब सुनीता के घर के दरवाजे पर आ चुका था। शायद मालती सही समय का इंतजार कर रही थी। मालती को भी इस बात का पता था कि चंद्रकला को बाहर के कमरे में बिठाया गया है, इसीलिए वो बिल्कुल निश्चिंत थी कि कोई भी उसे देख नहीं पाएगा और वो आंगन में पहुंच गई। जैसे ही मालती आंगन में पहुंची, आंधी एकाएक वापस थम गई और मौसम बिल्कुल पहले जैसा हो गया और ये देखकर सब लोग वापस अपने अपने काम में लग गए। गीत गाने वाली औरतें जो गीत गाते गाते रुक गई थी, वो वापस गीत गाने लगी और ढोलक बजाने लगी और लड़कियां वापस उनकी ताल पर थिरकने लगी थी। तभी एक लड़की गई और यामिनी को बुला लाई। यामिनी ने भी दिखावा करते हुए उनके साथ नाचना शुरू कर दिया, पर किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके बीच एक काला साया भी है जो कुछ ही देर में ये खुशियां गम में बदलने वाला है। पर मालती ये सब देख रही थी और ये सब देखकर उसे बहुत दुख भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि उसने और जितेंद्र ने भी उसकी गोद भराई को लेकर कितने सपने संजोए थे, पर इस पर यामिनी ने सब कुछ तबाह कर दिया और खुद यहाँ नाच गा रही है। मालती का मन तो कर रहा था कि वो अभी इस यामिनी को खत्म कर दे, लेकिन इस बार वो गुस्से में कोई गलती नहीं करना चाहती थी। आज उसका शिकार सुनीता और उसका बच्चा है, ना कि यामिनी। पर इस गुस्से की आग को शांत करना भी जरूरी था, तो मालती ने अपने आगे खड़ी एक औरत को जोर से धक्का दिया जो सीधा नाचते हुई यामिनी के ऊपर जा गिरी और यामिनी जोर से जमीन पर गिर गई। जैसे ही यामिनी जमीन पर गिरी, आसपास के सब लोगों ने उस औरत पे चिल्लाना शुरू कर दिया और वो औरत भी बहुत ज्यादा डर गई। यामिनी उठाते हुए माफी मांगते हुए कहा, मालकिन माफ कर दीजिए, मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से जोर से धक्का दिया हो। यामिनी को उस औरत पर गुस्सा तो बहुत ज्यादा आया, पर वो कुछ बोल नहीं पाई और चेहरे पर एक झूठी हंसी लाते हुए उठी और कहा, कोई बात नहीं, हो जाता है गलती से, आपने कोई जानबूझ के थोड़ी किया। इस पर उस औरत ने फिर सफाई देते हुए कहा, नहीं मालकिन, आप समझ नहीं रहे, मैंने कुछ किया ही नहीं है, किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं आप पर आ गिरी। उस औरत के बताने में एक डर साफ झलक रहा था। बाकी किसी ने उस औरत की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन यामिनी के दिमाग में ये बात घर कर गई। उसे लगने लगा कि कहीं मालती यहाँ तो नहीं पहुँच गई और इधर उधर मालती को खोजने लगी और मालती ठीक यामिनी के सामने खड़ी थी, पर यामिनी की नजरें उसे देख नहीं पा रही थी, पर डर अब उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। लेकिन मालती अब अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती। हेलो, और सर मैं उसके डॉक्यूमेंट निकाल रही थी अभी कर थी और वो वहां से सीधा सुनीता के कमरे में चली गई। लेकिन वहां जाकर देखा कि कमरे के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ थी। मालती अगर चाहती तो इन सबके सामने ही सुनीता को मारकर उसके बच्चे का खून पी सकती थी, पर वो नहीं चाहती थी कि कोई भी शोर शराबा हो और वो चंद्रकला आकर उसके काम में रोड़ा बने। अपनी खोई शक्तियों को वापस पाने के लिए आज का शिकार मालती के लिए बहुत जरूरी था और वो इसमें कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। और यही सोचकर वो सुनीता की एक सहेली पूनम में प्रवेश कर गई और जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहा, चलिए अब सब लोग बाहर जाइए, यहाँ किसी का कोई काम नहीं है। जब तक पंडित जी नहीं आ जाते तब तक सुनीता को आराम करने दो। और एक एक करके सब औरतें बाहर चली गई। अब कमरे में सिर्फ सुनीता, पूनम और पूनम के अंदर मालती, बस इतने ही बचे थे। सबके बाहर जाने के बाद पूनम सुनीता के पास में गई और एक टक उसके पेट को घूरने लगी। सुनीता को थोड़ा अजीब लगा। उसने पूनम से पूछा, क्या हुआ पूनम, ऐसे क्या देख रही हो? पर पूनम ने कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही सुनीता के पेट को देखती रही। पर इतनी देर तक काले साए के देखे जाने से सुनीता के पेट में पल रहे बच्चे की बेचैनी बढ़ने लगी
और सुनीता का पेट दर्द होने लगा और सुनीता ने अपना पेट पकड़ लिया। हे भगवान, ये एकदम से इतना जोर से पेट दर्द क्यों होने लगा? पूनम ने सुनीता से कहा, एक काम करो सुनीता, तुम थोड़ा आराम कर लो और सो जाओ, तब तक मैं रसोई से पानी लेकर आती हूँ। सुनीता उठ बिस्तर पर चली गई और पूनम जल्दी से रसोई की तरफ भागी। रसोई में जाकर एक पानी का ग्लास भर रही थी कि तभी उसकी नजर सब्जियों के बीच पड़े चाकू पर गई और उसने वो चाकू उठा लिया और वापस सुनीता के कमरे की तरफ बढ़ी। जब कमरे में जाकर देखा तो सुनीता अपना पेट पकड़कर सीधी सोई हुई थी। पूनम के पैरों की आहट पाकर वो उठी और पूनम से पानी का ग्लास लेकर पीने लगी। सुनीता पानी पी रही थी और पूनम ने अपने पीछे चाकू छुपाया हुआ था। सुनीता ने पानी खत्म किया और वापस सो गई। उसका पेट दर्द अभी भी वैसे ही हो रहा था। जैसे ही सुनीता सोई, पूनम की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, चेहरा गुस्से से लाल होने लगा और वो चाकू हाथ में लेकर धीरे धीरे सुनीता की तरफ बढ़ने लगी। क्या मालती चंद्रकला की और सबकी नजरों से बचकर सुनीता को और उसके बच्चे को अपना शिकार बना पाएगी, या चंद्रकला का दिया हुआ सुरक्षा धागा उसकी रक्षा करेगा, या चंद्रकला खुद वहां पहुंच जाएगी?